हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का हिंदी पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ये किसने लिखा? बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल ने अपने आप को बताया कि कैसे भी उनका शिखर यात्रा उन्होंने अपनी बताई है ना। यहाँ पर हमने देख चुके थे कि कैसे वो इस तरीके से चढ़ रहे थे और वहाँ उन्होंने देखा कि शेरपा लोगों की मतलब जब एवरेस्ट गए तो वहाँ पे उन्होंने अब जो भी बताने वाले थे, जो भी वहाँ से आने वाले थे, ये समझ में आ रहा था कि जितने भी हिमपात हो रहे थे, बड़ी बड़ी चट्टानें बर्फ की गिर रही थी, उससे कितने लोगों की मृत्यु भी हो रही थी, है ना। तो 16 लोगों की जो टोलियाँ गई थी, जो 16 लोग थे, शेरपा लोग जो थे, तो वहाँ पे एक चट्टान बर्फ की इतनी बड़ी गिरती है कि उसमें 4 व्यक्ति घायल हो जाते हैं और 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब देख देख के बचेंद्री पाल कहने लगी कि मुझे तो एक डर सा मतलब होने लगा। हालांकि मेरा सपना था कि मुझे वो करना ही था, क्योंकि मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो मुझे जाना ही जाना है ना। तो यहाँ पर हम चल रहे थे कि तीसरा दिन हिमपात से कैंप तक एक तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। अब तीसरा दिन जो था वो हमारा जो सामान था, सबको अपना अपना सामान ढोना पड़ता है ना। जो जो सामान अपने अपने इसमें रखते हैं, बैग वगैरह जो भी, तो वो अपने इसमें लेकर हमें आगे की ओर बढ़ना था। वो सामान अपना अपना हमको ढोना था। तो उसका अभ्यास हमको कराया जा रहा था। मतलब तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक तक एक कैंप में जो कैंप एक था, वहाँ पे ऐसे कई कैंप बने होंगे आगे चढ़ते चढ़ते, लेकिन जो 1 नंबर का कैंप था वहाँ तक हमें जाना था और वहाँ पे हमें ये अभ्यास कराया जा रहा था कि अपना सामान हम कैसे ढूंढ के लेके जाएं। तो हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। जो बेस कैंप था, जो नीचे कैंप था, हम हर कदम की जानकारी उनको देते जा रहे थे। एक वॉकी टॉकी हमारे पास में था, उससे ही हम उनको अपने जहाँ जहाँ हम जैसे जैसे चढ़ रहे थे उनकी हर एक की जानकारी, हर कदम की हम जानकारी दे रहे थे। तो जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप में दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी। जो खुल्लर वहाँ पे जो कर्नल खुल्लर जो बैठे हुए थे वहाँ पे बेस कैंप में, वे इतने खुशी कि हम 1 नंबर पे पहुँच गए, क्योंकि कैंप 1 पर पहुँचने वाली केवल हम 2 महिलाएं थी जो हम दो महिलाएं थी जो हम 1 नंबर के कैंप पर पहुँच चुके थे। अंगदोरजी, लोबसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। उन्होंने जब 7,900 किलोमीटर पर भी चढ़ गए तो उन्होंने कौन कौन थे वह? अंगदोरजी, लोबसांग और गगन बिस्सा, ये 3 लोग जब चढ़ गए ऊपर तो इन्होंने कैंप 4 लगाया। वहाँ पे 4 कैंप में लगाने पर वो कितनी दूरी पर था? 7,900 किलोमीटर की दूरी पर, सॉरी 7,900 मीटर की दूरी पर था। उन्होंने कैंप 4 लगाया था। यह संतोषजनक प्रगति थी कि चलो, यानी कैंप इतने दूर तक हमारे साथी जो हैं वे पहुँच गए हैं। जब अप्रैल में बेस कैंप में थी, तो जब मैं बेस कैंप में नीचे थी तो वहाँ पर तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। जो तेनजिंग वहाँ के जो बेस कैंप के थे, तो वहाँ पर तेनजिंग आए हुए थे और वो अपने बेटी के साथ, उनकी बेटी का नाम था डेकी, तो उसके साथ वे आए हुए थे और हमारे पास वे आए और उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। उन्होंने इस बात को, क्योंकि वो इस चीज़ के जानकार थे, तो उन्होंने चाहा कि मैं हर एक जो सदस्य हैं यहाँ पर और हर एक शेरपा लोग जो हैं उन लोगों से मैं यहाँ पे बातचीत करूँ। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह तय कर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तो उन्होंने बताया मैं नौसिखिया हूँ और मेरा ये पहला अभियान है, एवरेस्ट मेरा ये पहला अभियान है। तो तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। पहले शिखर से पहुंचने के पहले जब शिखर तक नहीं पहुंचा था तो मैं एवरेस्ट पर 7 बार चढ़ा था, है ना। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की
लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तुम्हें तो पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। जब मैं नीचे बेस कैंप में थी तो तेनजिंग ने मुझसे ये कहा था, है ना। तो 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। जब कैंप में 3 में थी मैं, जब वहाँ पे सुंदर रंगीन नायलॉन का तंबू लगाया गया था और कैंप में 10 और व्यक्ति थे। वहाँ पे कैंप में 10 और व्यक्ति थे। उसमें लोमसांग, तशारेंग मेरे तंबू में थे। ये सब चीनी व्यक्तियों के नाम है ना। तो कौन कौन? लोमसांग, तशारेंग मेरे तंबू में थे। एंटी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबू में थे। तो मैं गहरी नींद में सोई हुई थी जिस समय मैं उसके तीसरे नंबर के कैंप में थी और मैं गहरी नींद, मेरे साथ में 10 सदस्य थे और मैं जिस समय मैं गहरी नींद में सोई हुई थी तो रात में 12-12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। किसी ऐसी सख्त चीज जो कड़क थी वो जो मुझसे मेरे सिर पर टकराई और वो 12:30 बजे का समय था और मेरी नींद अचानक उससे खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है और मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। अब वो था बर्फ का इतनी बड़ी चट्टान, वो उनके शरीर से, किसके? बचेंद्री पाल के शरीर से रात के 12:30 बजे, सोचो आप, जिसकी नींद लगी हुई हो और उसके ऊपर से चट्टान जा रही हो टकरा कर उसे और उसके ऊपर से जा रही हो, जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो वो उस लेडीज को आप क्या कहोगे, है ना। ये क्या हो गया था? मैं सोच रही है क्या हो गया था। एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोट से ग्लेशियर से टूट कर नीचे आ गिरा था, है ना। वो ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमपुंज मतलब समूह, बर्फ का समूह बन गया था और वो हमसे टकराकर हमारे ऊपर से जा रहा था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान के नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। सोचिए, हम वहाँ पर सोए हुए थे पहले और ये बर्फ के जो तेज मतलब पुंज बनकर वो हमारे ऊपर से हमारे कैंप पर आया और हमारे कैंप को उन्होंने तहस नहस कर दिया। वो जो ग्लेशियर जब होता है, बर्फ की नदी, जो बर्फ की चट्टान जब गिरती है तो वो इतनी तेज गति से होती है कि वो सामने का कुछ भी नहीं देखती, कितना तहस नहस कर देती है ना। तो सोचो, उनका जो कैंप था उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी उस समय, हर व्यक्ति घायल हुआ था, हर व्यक्ति को चोट लगी हुई थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, बस ये एक आश्चर्य था। नहीं तो ये सोचा जाता है कि होता ही है कि जो लोग दब जाते हैं, दम घुटने पे सामने जिस समय उनके ऊपर गिरा था तो उन्हें सांस भी लेते नहीं आ रहा था। हो सकता था वो काफी देर रहता तो वो बच भी नहीं पाते। लेकिन क्या हुआ कि वो बर्फ का टुकड़ा उन पर था, लेकिन वो धीरे धीरे इतना मतलब धीरे कहने का मतलब जब तेज गति से बह रहा था तो वो उनके ऊपर से चला जा रहा था। तो वो बोली कि सब जितने मेरे 10 सदस्य थे सबको चोट आई थी, सब घायल हुए थे, लेकिन ये हुआ था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोबसांग अपनी श्रेष्ठ छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए। फिर वो जो लोबसांग थे उन्होंने अपनी छुरी निकाली और क्योंकि उनके पास वो सब औजार रहते हैं जो बर्फ को साफ करने के लिए उन्हें रास्ता बनाने पड़ते हैं, है ना। क्योंकि अब इतना एवरेस्ट चढ़ना है तो वो तो हिमगिरी बोलते ही हैं उनको। तो उनको साफ करने के लिए क्या किया कि उनके पास औजार रहते थे, तो उन्होंने अपनी छुरी निकाली लोबसांग ने और वो उसका रास्ता, वो कैंप का जो रास्ता था उनका, कैंप की जगह जो थी उसको उन्होंने साफ करने में उनकी छुरी ने मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए थे क्योंकि मैं दब रही थी, है ना। वो जो था बर्फ का जो ग्लेशियर था वो मुझसे मेरे ऊपर से जा रहा था और उसको हटाने के लिए लोबसांग ने क्या किया, अपना औजार निकाला, उसको
रास्ता बनाना शुरू कर दिया। और जब रास्ता बनाना इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे उनको बचाना था। तो थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। यदि थोड़ी भी देर हो जाती, क्योंकि मुझसे सांस लेते ही नहीं बन रही थी, मेरी सांस रुकी जा रही थी, यदि थोड़ी भी देर हो जाती तो हो सकता था मेरी मृत्यु हो जाती। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। देखिए कितनी कठिनाइयों के साथ हम बोलते हैं महिलाएं, लेकिन महिलाएं भी तो जो स्त्री हैं, महिलाएं हैं, क्या वो ये काम नहीं कर सकती? कर सकती। आज बचेंद्री पाल को आप देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ना कितनी बड़ी बात है। आज उन्होंने अपना सपना साकार करने के लिए गई, जबकि वो पहुंचने से पहले उन्हें बहुत सारी खबरें ऐसी मिल गई थी कि इतने लोग खत्म हो गए, इतने लोग घायल हो गए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन में दहशत लगी, लेकिन फिर भी नई मन को पक्का बनाया और अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन आज वो इस चीज से जूझ रही थी, आज उनके साथ में वो चल तो रही थी लेकिन इस चीज से जूझ रही थी। कहने का मतलब मृत्यु की मुंह में पड़ी, लेकिन ऐसा था कि चढ़ना करना तो है। तो वो लोबसांग जो थे वो उनके मदद के लिए थे। उनके जो कैंप के जो 10 सदस्यों में से एक सदस्य थे, उन्होंने उस छुरी की मदद से उस हिमपात को मतलब बर्फ को हटाया और वहां से उनको उस कब्र से, मतलब वो तो दब गई थी ना उसके नीचे, उस कब्र से उनको निकाला। वो बताती है, नहीं तो थोड़ी देर हो जाती तो वो उनकी मृत्यु हो जाती। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए। हम सभी लोग जितने भी थे 3 से हम 2 पर ऊपर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। अब जो हमारे साथ में थे शेरपा, उनकी उस ग्लेशियर गिरने से रात के 12:30 बजे, सोचिए आप कि वो जो ग्लेशियर बर्फ की चट्टान गिरी तो उनकी जो शेरपा थे उनकी तो टांग भी टूट गई, और ये तो बर्फ के नीचे ही दब गई, है ना। तो जो उनको फिर नीचे लाया गया, स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल फुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था, है ना। ये इतना बड़ा उन्होंने सामने वो उनकी कब्र में से निकाला, बर्फ की कब्र में से उन्हें निकाला, मतलब मृत्यु के मुख से उन्हें निकाला। तो ये एक साहसिक कार्य था उनका। जो कर्नल फुल्लर थे वे बहुत खुशी है कि ये देखो ये हमारे भी शेरपा लोग ऐसे भी, है ना। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। सबकी हड्डी टूटी, किसी कोई घायल हो गए तो सब 9 सदस्यों को, उसमें मैं 10 थी, मेरा नंबर 10 था बोले, और मैं वहाँ रह गई, बाकी सबको 9 को बेस कैंप में भेज दिया गया, क्योंकि उनकी किसी की हड्डी टूटी, किसी का कुछ घायल की वजह से उनको वहाँ बेस कैंप में भेज दिया। तभी कर्नल फुल्लर ने मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? उन्होंने मुझसे कहा कि तुम डरी हुई थी, भयभीत थी? तो मैंने कहा जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दे दिया, नहीं मैं जाना नहीं चाहूँगी, मैं आई ही इसलिए हूँ, है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा पेज नंबर 19, है ना। अब हम चलेंगे 20 पर। तो यहाँ तक हमने देखा कि बचेंद्री पाल जो थी, ऊपर एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है ना। और बचेंद्री पाल को जब हम देखते हैं, एक साधारण परिवार की लड़की, अपने आप से पैसा कमाकर जिसने अपनी खुद की पढ़ाई की, और एक सपना उन्होंने ये देखा कि नहीं मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, और अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने क्या कुछ शिद्दत नहीं की, लेकिन उसके बावजूद वो अपना सपना साकार करने के लिए आगे बढ़ी। और आगे अभी हम इस पाठ को आगे और पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो ये पाठ बचेंद्री पाल ने खुद स्वयं लिखा है, अपनी कहानी खुद बताई हुई उन्होंने इस बारे में, है ना। आगे हम देखेंगे इसमें और क्या आगे है। जैसे जैसे उनको मुसीबतें आती गई, जैसे मतलब एवरेस्ट चढ़ते गए तो भाई इतनी सारी बर्फ
कभी भी ग्लेशियर वहाँ पे कभी भी हो सकता है, बर्फ की नदी कभी भी बन सकती है, कभी भी चट्टाने गिर सकती है। ये सब डर तो बना ही हुआ रहता है, चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में, अपने लक्ष्य पर वे बनी रही और अपने लक्ष्य को पाना है उसके लिए वे शिद्दत से काम करते रहे, है ना। यहाँ तक हमने देखा, आगे हम और देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में। ओके, थैंक यू।